सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अयोध्या पर राज करने वाले प्राचीन सूर्यवंशी राजा वो कभी खत्म ही ना हुए हों, बल्कि उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों में एक नया साम्राज्य बना लिया हो? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। ये पाल सूर्यवंशी राजवंश की एक हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी है। एक ऐसा सफर जो पलायन, शक्ति और विरासत की एक मिसाल है। तो आज हम एक बहुत ही असाधारण वंश के इतिहास को समझने वाले हैं। एक ऐसा वंश जो अयोध्या के महान सूर्यवंश को सीधा कुमाऊं के एक शक्तिशाली हिमालयी साम्राज्य से जोड़ता है। और कहानी यही नहीं रुकती, ये उन्हें आज के बस्ती जिले में नए राज्य बनाने तक ले जाती है। मतलब ये अलग अलग जगहों पर खुद को फिर से खड़ा करने की एक जबरदस्त कहानी है। इस कमाल के सफर को अगर ठीक से समझना है तो हमें इतिहास में काफी पीछे चलना होगा। एक ऐसे समय में जब एक साम्राज्य का अंत हुआ और दूसरे का उदय हुआ, लेकिन मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच। तो अयोध्या में सूर्यवंशियों का राज तो खत्म हुआ, पर उनकी कहानी नहीं। ये एक तरह से उनका पुनर्जन्म था। देखिए, यहाँ बात साफ हो जाती है, वो कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वो हिमालय चले गए और वहां उन्होंने एक और शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी, कत्यूरी राजवंश। पर उनकी विरासत सिर्फ जीत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी एक गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी। वो सिर्फ शासक नहीं थे, उन्होंने उस पूरे इलाके की पहचान को एक नया रूप दिया। और इस बात का सबूत आज भी उन अनगिनत ताम्रपत्रों पर मिलता है। अब ये कत्यूरी कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस राजवंश की एक नई शाखा बनने वाली थी, किसी जंग की वजह से नहीं, बल्कि कर्तव्य की एक पुकार और एक बहुत ही नेक मकसद के लिए। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। कुछ पवित्र तीर्थयात्री कत्यूरी राजा के दरबार में खड़े हैं। उनकी मानसरोवर की तीर्थयात्रा खतरों से भरी हुई है। उनकी गुहार बहुत सीधी है। उन्हें एक शाही रक्षक चाहिए, एक राजकुमार जो उनकी रक्षा कर सके। और राजा का जवाब एकदम डिसाइसिव था। साल 1279 में राजा त्रिलोकपाल देव ने अपने छोटे बेटे अभयपाल देव को एक बहुत जरूरी मिशन पर भेजा। आस्कोट के इलाके में जाकर व्यवस्था बनाना और उन तीर्थयात्रियों की हिफाजत करना। और बस यही वो पल था जब पाल सूर्यवंशी वंश की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। एक अलग राज्य जिसकी नींव किसी लालच पर नहीं बल्कि सुरक्षा के एक पवित्र मिशन पर रखी गई थी। और इसके बाद जो भी आए, उन सब ने अपनी जड़ें यहीं से जोड़ी। लेकिन इस पहाड़ी राजवंश की किस्मत सिर्फ ऊंचाइयों तक ही सीमित नहीं थी। अभयपाल देव के दो बेटों की नजरें जल्द ही दक्षिण की ओर यानी विशाल मैदानों की तरफ जाने वाली थीं। वो अपने परिवार की कहानी का अगला और शायद सबसे नाटकीय अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। साल 1305 में ये दोनों भाई अलकदेव और तिलकदेव एक ऐसे सफर पर निकले जिसने उनके परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक नया भविष्य बनाने का अभियान था। ये कोई हार कर पीछे हटना नहीं था, ये एक सोची समझी जीत की तैयारी थी। उन्होंने पहाड़ों में अपने मजबूत ठिकाने से निकलकर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैदानों में एक नया राज्य खड़ा कर दिया। और यहीं आकर दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अलखदेव मैदानों में नया राज संभालने के लिए रुक जाते हैं, एक किला बनवाते हैं और वहां परिवार की पकड़ मजबूत करते हैं, जबकि उनके भाई तिलकदेव वापस आस्कोट अपने पहाड़ी घर लौट जाते हैं। महली में अपनी जड़ें मजबूती से जमाने के बाद ये राजवंश खूब फला फूला, बिल्कुल एक बड़े पेड़ की तरह। ये फैलता गया और फिर कई बड़ी शाखाओं में बंट गया और हर शाखा अपने आप में एक शाही घराना बन गई। महली में वंश की परंपरा बहुत मजबूत रही, जो एक के बाद एक 9 शासकों तक चली। शासन की इस लगातार चलती कड़ी ने परिवार को एक बड़ी ताकत बना दिया और इसका शिखर था 9वें राजा दीपपाल का शासन। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि भाई, एक ही राज्य से इतने सारे शाही घराने कैसे बन गए? इसका जवाब छिपा है 9वें राजा दीपपाल के एक बड़े फैसले में, जब वो ये तय कर रहे थे कि अपनी विरासत को अपने 2 बेटों में कैसे बांटा जाए। तो ये बंटवारा बड़ा सीधा और सोचा समझा था। बड़े बेटे मदनपाल को मिला राजा का टाइटल और महसों का पूरा राज्य, और उनके छोटे भाई करणपाल को कुंवर की उपाधि और हरिहरपुर का इलाका दिया गया। मतलब एक ही फैसले से एक की जगह 2-2 ताकतवर राजघराने खड़े हो गए। और ये विस्तार यहीं नहीं रुका, ये बंटवारा तो एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था।
कांदेव जैसे दूसरे रिश्तेदारों ने भी अमोढ़ा जैसे इलाकों में अपने अलग राज्य बनाए। राजवंश का असर एक जाल की तरह पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा था। तो ये सब हमें आज के ज़माने में ले आता है। इतनी सदियों पुरानी विरासत आज के मॉडर्न ज़माने में कैसे जिंदा है? इसका जवाब इस राजवंश की ज़बरदस्त सहनशीलता को दिखाता है। हैरानी की बात है कि ये वंश आज भी अटूट है। आज भी इन तीनों बड़ी शाखाओं के आस्कोट, महसों और हरिहरपुर के सीधे वंशज अपनी पैतृक उपाधियां और पद संभालते हैं। इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, ये एक जीता जागता वर्तमान है। और अपनी जड़ों से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू देखिए। हरिहरपुर शाखा ने अपने पहाड़ी मूल से एक अनोखा नाता बनाए रखा। एक राजा के बजाय उनका शासन एक कमिटी सिस्टम से चलता था। ये एक ऐसी परंपरा थी जो उन्हें सीधे अपने कत्यूरी पूर्वजों से विरासत में मिली थी। नए जमाने में उनका प्रभाव सिर्फ टाइटल तक ही सीमित नहीं है, ये उनके वैवाहिक गठबंधनों में भी दिखता है, जो उन्हें भारत के कुछ सबसे बड़े शाही और राजनीतिक परिवारों से जोड़ते हैं। ये उनकी आज भी बनी हुई प्रतिष्ठा को दिखाता है। आखिर में हिमालय की चोटियों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक पाल सूर्यवंशियों की ये कहानी हिम्मत और सहन शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसी विरासत है जो पलायन, जीत और हर दौर में खुद को ढालने और आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता से बनी है। ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि 700 से भी ज्यादा सालों के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कोई राजवंश अपने विरासत को जिंदा कैसे रखता है। जवाब सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं है, बल्कि परंपरा की ताकत में है, समय के साथ बदलने की जरूरत में है, और सबसे बढ़कर एक साझी कहानी की कभी न खत्म होने वाली ताकत में है। एक कहानी जो, जैसा हमने देखा, आज भी लिखी जा रही है।